जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित द्विवेदी कुटुंब आईएएस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एमपीपीएससी प्री प्लस में 2023 और 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिवर। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने रिवर डिस्कस किया था और आज हम रिवर का टॉपिक पूरा खत्म करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या हमने देख लिया था। हमने नदी क्या होती है पढ़ लिया था, नदी के प्रकार पढ़ लिए थे, नदी से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारियां देख ली थी। नदी जो अपरदन से स्थल कृतियां बनाती है उनके बारे में हमने देख लिया, जैसे जैसे गार्ज कैनियन, जलप्रपात। आज हम जलोल पंख वगैरह देखेंगे। आइए देखते हैं। नदियां अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती है तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है। इस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े टुकड़े से लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार के पास पद के पास जमा हो जाते हैं, क्योंकि नदी की परिवहन शक्ति में कमी हो जाने के कारण इन पदार्थों का परिवहन नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के अधर तल के पास वृत्ताकार रूप में पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है, जिससे जलोल पंख कहते हैं। वृत्ताकार मतलब सेमी सर्कुलर। तो आप इस इमेज में देख सकते होंगे कि ये नदी आई और जब ये ढाल ढाल के नीचे आती है तो इसका जो वेग होता है वो अचानक कम हो जाता है। तो जो इसके साथ बड़े और छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उनका निक्षेपण कुछ इस प्रकार हो जाता है और हमें कुछ इस प्रकार की स्थलकृतियां देखने को मिलती है और इसे हम जलोल पंख कहते हैं। इसी के एक और इनके दोस्त या इनके फैमिली मेंबर आप कह लो जलोल शंकु हैं, उनको भी हम देखेंगे। ये रहे वो। पर्वतीय भाग में नदी का अपरदन कार्य अपनी चरम अवस्था पर होता है, अतः वह अपर्दन एवं अपर्दित पदार्थों का परिवहन, ये ही दो कार्य महत्व होते हैं। पहाड़ी भाग से उतरते ही पर्वतीय क्षेत्र में नदी की में एकदम आने लगती है। इसके साथ ही नदी कटाव एवं बहाव की क्षमता में तेजी से आने लगती है। छोटी सरिताएं एवं नलकुएं की आकृति में तेज ढाल वाले त्रिकोणाकार जमाव करते हैं, जिन्हें जलोल शंकु कहते हैं। तो जब क्या होता है दोस्त, जब ये पर्वतीय ढाल से सहारे नीचे आती है तो कुछ इस प्रकार, ऐसे आप कह लो, कुछ इस प्रकार ये मलबों का निक्षेपण करने लगती है। आप ये देख सकते हो ये मलबा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डेल्टा क्या होता है दोस्त? डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। 2018 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डेल्टा क्या होता है और ये डायरेक्ट 3 नंबर के क्वेश्चन पे आया था मेंस में। तो इसका निर्माण नदी की अंतिम अवस्था में होता है। मुहाने पर पहुंचते पहुंचते ही नदी का वेग इतना मंद पड़ जाता है कि उसके साथ लाया गया अवसाद थोड़ी सी रुकावट मिलने पर जमा होने लगता है। इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है। इस इसे ही डेल्टा कहते हैं। ठीक, यह यूनानी भाषा में डेल्टा यानी ट्रायंगल अक्षर से लिया गया है। सर्वप्रथम हेरोडोरेटस ने नील नदी के मुहाने पर बने त्रिकोणाकार आकृति को डेल्टा शब्द की संज्ञा दी थी। तो दोस्त, आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे
कि जब ये निक्षेपण करने लगता है, मान लीजिए नदी के एकदम मुहाने पे आ गया, ठीक, कोई नदी एकदम किसी मान लीजिए समुद्र के एकदम मुहाने पे आ गई, तो कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल शेप क्या होता है, वो आई, तो जो उसके साथ मिट्टी या बालू या फिर पत्थर के कण है, वो उनका कुछ इस प्रकार से ये निक्षेपण करने लगती है और उसके खुद अगल बगल से बहने लगती है ये। तो जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है जिसके बगल से नदी बहती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। तटबंध यानी बांध, नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बांध को, जो कि कम ऊंचा जाल ऊंचा जल के नियंत्रण करते हैं, किंतु बाढ़ के समय टूटकर सीमावर्ती क्षेत्र में भयानक बाढ़ ला देते हैं। कि चीन की हुआंगो नदी तली में लोएस की पीली मिट्टी का जमाव करती है। तटबंध के टूट जाने पर प्रायः भयंकर बाढ़ आ जाती है। इस कारण से हुआंगो को चीन का शोक भी कहा जाता है। दोस्त देखिए, ये दो प्रकार से होते हैं, इसमें दिया नहीं गया पर ये दो प्रकार से होते हैं। एक मानव द्वारा निर्मित किया जाता है और एक नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। थोड़ा समझिएगा उसको थोड़ा सा। मान लीजिए ये नदी है, ये यहाँ से तो सीधी बह रही, लेकिन जो इसके द्वारा लाया गया मलबा है, ये यहाँ पे एकत्रित करने लगी मोड़ के पास, और यही एक बांध टाइप का रूप ले लेता है। और जब बरसात के मौसम में पानी अधिक हो जाता है नदियों में, तो ये टूट कर ये यहाँ से टूट जाता है और नदी इसके नजदीकी क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे ये बहुत भयानक और अचानक आने वाली बाढ़ का कारण बनता है। और हुआंगो नदी इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि इस नदी को दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा बाढ़ आई रहती है। ठीक, लगभग तक हमेशा बाढ़ रहती है और कभी बाढ़ आ जाती है अचानक, और इससे चीन को या फिर जो उस नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको जान माल की हानि भी उठानी पड़ जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाढ़ का मैदान, नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का जल समवर्ती क्षेत्र में फैल जाता है, जिसके साथ ही मिट्टी एवं बालू के कण भी इन क्षेत्रों में फैल जाते हैं। बाढ़ के खत्म होने के बाद आसपास का संपूर्ण मैदानी क्षेत्र इन निक्षेपित मिट्टियों से समतल और लहरदार प्रतीत होता है। इसे ही बाढ़ का मैदान कहते हैं। पहले आप इस एनिमेशन को देखिएगा, आप इसको देखिएगा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि अचानक नदी पतले से रास्ते में बह रही और बारिश हुई तो वो बड़ी हो गई और कुछ इस प्रकार बाढ़ का रूप ले ली। अभी देख लीजिए आप, नदी कहाँ से बह रही है और अचानक ये पूरे एरिया में फैल जाएगी। मान लीजिए यहाँ घर है ये, तो ये क्या हुआ, घर डूब गए। ठीक, मान लीजिए कुछ पशु यहाँ पे लोग पाले और अचानक रात को बाढ़ आ गई, उनको पता नहीं चला बांध टूटने की वजह से, तो वो लोग और वो जो पशु वहां पे है या फिर जो भी वहां पे चीजें हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सभी को नुकसान पहुंच सकता है और जान माल की हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन जब ये नदी वापस हो जाती है, इनका बाढ़ का पानी कम हो जाता है, तो कुछ ये लहरदार कुछ इस प्रकार से प्रतीत होती है ये। क्योंकि ये सीढ़ियों के आकार में जो मलबा होता है उसका निक्षेपण कर देती है। अब आप नीचे वाले में आ जाइएगा। अब इसमें देखिएगा, हालांकि ये इसका नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, बट नदी से ही रिलेटेड था तो मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा दूं। तो दोस्त होता क्या है, ऐसे इलाकों में जो घर बनते हैं, वो हमेशा इस बात को ध्यान में रख के बनते हैं, क्योंकि जब बारिश का पानी नदी में जाएगा और नदी में अचानक बाढ़ आएगी, तो घरों को बीम के सहारे
बीम कॉलम के सहारे ऊपर उठा दिया जाता है, नीचे कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता, घर को 1-2 मंजिला ऊपर से बनाया जाता है। आप ये देख सकते होंगे ये घर, इसको ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर बनाया गया है, तो भी इसको बीम और कॉलम की मदद से और ऊपर किया गया। तो उस एरिया में, जिस एरिया में बाढ़ आने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, उस एरिया में इसको जरूर उपयोग में लाया जाता है। गौखुर झील बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती है तो इसे त्यागे हुए अवशिष्ट विसर्ग को ही गौखुर झील कहते हैं। गौखुर झील क्या होती है दोस्त, आप इसमें देख सकते होंगे, ये जो एरिया है, नदी पहले कुछ इस प्रकार बह रही थी, ये ऐसे, तो ये जो बीच का एरिया था, ये ये तो पहले नदी विसर्ग था, लेकिन फिर जब नदी की आकृति कुछ इस प्रकार हो गई, ठीक, यानी नदी यूं सीधे बहने लगी और ये भाग उससे कट के अलग हो गया, तो इसे ही हम गोखुर झील कहते हैं। ठीक, आप इस डिफिनेशन को एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे आपको फिर समझ में आ जाएगा। अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती, यानी जो ये एरिया है इसको छोड़ के वो सीधे ही प्रवाहित होने लगेगी, ऐसे कुछ इस एरिया को छोड़ देगी, और इसी को हम गोखुर झील बोलते हैं। तो दोस्त, विश्व की ये कुछ नदियों का एग्जाम्पल है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सी, जैसे यांशी नदी कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है और विलय कहाँ पे होती है, और इसकी एरी लंबाई कितनी है। लंबाई अगर आप नहीं भी याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इसके कहाँ से निकलती है और कहाँ पे विलय होती है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और ये भी नहीं हो पाता तो, हालांकि ये हो ना पाना चाहिए, इसको हो ही जाना चाहिए, पर अगर आपसे ये मान लीजिए बहुत सारे कुछ ऐसी नदियां जिनको आपको नहीं याद करने का मन हो रहा है, सभी का जनरली होता है कि यार ये नदी का नाम मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत हैवी नाम है, तो इसको हम नहीं याद करेंगे, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप ज्यादा डिटेल मत याद करो, वो नदी कहाँ पे है, ठीक, ये इतना याद कर लो, छोड़ो मत उसको, ठीक, जितने भी इसमें दिए गए हैं, और अगर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अलग से भी इनको और इनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा और इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और नोट्स बनाते समय मैप का विशेष ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते समय मैप आपको जरूर ही बनाना है। तो ये वर्ल्ड मैप है, इसमें बताया गया है कहाँ कहाँ से दुनिया में रिवर निकलती है, कहाँ जाती है, ठीक, जैसे ये गंगा हो गई, ठीक है, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये येलो रिवर है, ये यांशी रिवर है, आमूर नदी हो गई। तो दोस्त, आमूर नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अकेली एक नदी है जो चीन और रशिया की सीमा बनाती है, ठीक, इस नदी को हम चीन और रशिया की सीमा में मानते हैं, ठीक है। और इधर हो गई योग नदी, कोलंबिया नदी, मिशोरी नदी, यहाँ पे हो गई अमेजोन रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्रे डार्लिंग नदी, दो नदियों से मिलकर बनी है। नील नदी, दोस्त, नील नदी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, नील नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि नील नदी किन देशों की सीमा में नहीं, किन देशों की सीमा से गुजरती है और किस देश का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, चांद चांद देश एक ऐसा है जिसका नील नदी भाग नहीं है, चांद देश इसका भाग नहीं, इसके जो ड्रेनेज एरिया है उसका भाग नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि
नील नदी के कौन सा ऐसा देश है कि जो इसके ड्रेनेज एरिया का भाग नहीं है, तो आपको 4 याद रखना है। नाम भी ऐसा है कि आपको याद रहेगा। देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जो याद हो जाते हैं एक बार में, कुछ नाम ऐसे होते हैं नदियों को जो नहीं याद होते, तो उस केस में आप उसको छोड़िए मत। कम से कम वो नदी कहाँ पे है, मैप में आप उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, और वो कहाँ पे निकलती है। ठीक, इतना तो आप याद कर ही सकते हो। ये इंडिया के मेजर रिवर्स हैं, ठीक, गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, बेतवा। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। हालांकि जो इंडियन रिवर का पार्ट है वो हम अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, पर आप यहाँ तक तो अच्छे से कर ही लीजिएगा। और जैसे ही हमारा ये खत्म होगा, हम इसका एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कुटुंब आईएएस की ओर से जीएस रिसर्च सेंटर का आरंभ किया जा रहा है, जिसमें हम न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल टॉपिक्स पे कोई बात हो गई, या फिर साइंस से रिलेटेड कुछ हो गया, डिफेंस रिलेटेड कुछ हो गया, पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ हो गया, नेशनल रिलेटेड कुछ हो गया, तो हम उसको कवर करेंगे और रिसर्च आपके सामने पेश करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल गलती से फायर कर दी थी, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ठीक, हम उस पर प्रॉपर रिसर्च करके वो टॉपिक आपके लिए लाएंगे। तो चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और भी अपडेट्स के लिए, जैसे कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और अदर अपडेट और कोई डाउट हो तो आप हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।